गुड मॉर्निंग। हमने उपसर्ग और प्रत्यय का पुनरअभ्यास कर लिया था। आज हम लोग समास की बात कर लेते हैं फिर से। समास काफ़ी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार उसको दोहरा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समास क्या है? तो समास एक क्रिया है, समास एक काम है जिसका अर्थ होता है समेटना, चीज़ों को समेटना, उसी को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है। और इस विधि से जो नए शब्द बनते हैं उनको समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद को फिर से अलग किया जाता है तो उसको समास विग्रह करते हैं। तो हम तीन बातें इसमें हैं। पहला है समास, दूसरा है समस्त पद, और तीसरा है समास विग्रह। ये तीन बातें हैं इसमें। तो समास हो गया दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, ये हो गया समास। समस्त पद क्या हो गया? समास की क्रिया करने पर जो नए शब्द बनते हैं उनको समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह क्या हो गया? जब समस्त पद को फिर से हम अलग करते हैं तो वो समास विग्रह हो गया। जैसे राजा का पुत्र, ये अलग अलग तीन शब्द हैं, इसके तीन पद हैं। इसको हमने समास कर दिया इसका, यानी एक साथ मिला दिया, तो ये हो गया राज पुत्र। ठीक है। फिर जब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो ये तीन जो बातें हैं इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि समास, उसको मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। मिलने के बाद जो नया शब्द बना उसको समस्त पद कहते हैं। फिर से उसको जब अलग कर दिया तो ये समास विग्रह कहलाया। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर है। समास की प्रक्रिया आपने देखी। संधि में क्या होता है? संधि और समास। संधि में क्या होता है? इसमें दो वर्णों का मेल होता है। हमेशा दो ही वर्णों का मेल होगा। इसमें हमेशा वर्णों का ही मेल होगा, वर्णों को ही जोड़ा जाएगा। इसमें शब्द का कोई काम नहीं होता है। जैसे कि मैं पहले वर्ण विच्छेद करके आपको बताता हूँ। जैसे रमा जोड़ ईश, रमेश होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें ये रमेश जो है ये कैसे बना। तो रॉ को रॉ ही रहने देते हैं। माँ
के लिए हम करेंगे मौ जोड़, या पूरा ही करता हूँ तब समझ में आएगा ज़्यादा। जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ आ, तो ये हो जाता है रमा। ठीक है। फिर जब हम ईश लिखते हैं, ई जोड़ श हलंत जोड़ औ, तो ये ईश हो गया। तो इधर ये आपका संधि स्थल है जहाँ जोड़ होगा। इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ ईश। अब इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस संधि में इसको और इसको भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ जोड़ा किसको गया? आ और ई को। तो संधि किसके बीच में हुआ? आ और ई। तो आ और ई के मिलने से, आपने संधि में पढ़ा होगा, आ और ई के मिलने से बन जाता है ए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ रमा जोड़ ईश रमेश बन गया। तो जब हम रमेश का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा र जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ ए जोड़ श जोड़ अ। अब देखिए चीज़ वही है, रमा जोड़ ईश रमेश हुआ। तो इसका जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो र अ म आ ई श अ। अब यहाँ जब आए हम, तो चूंकि ये संधि होकर आ ई ए बन गया है, तो जब हम रमेश का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ म जोड़ ए हो गया। तो ये दोनों के संधि होने से ए बना। तो ये संधि है, इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है, इसमें शब्द से उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसमें दो वर्णों का ही योग हुआ, तो इसको संधि कहते हैं, यानी जोड़ना। ठीक है। संधि में जोड़ा जाता है, मिलाया नहीं जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया संधि। और दूसरी बात है कि फिर जब इसको अलग करेंगे हमेशा ध्यान रखना है, संधि में दो वर्णों को जोड़ा जाता है। जोड़ना और मिलाना अलग अलग बातें हैं। क्या अंतर है वो भी मैं बताता हूँ जोड़ने और मिलाने में। जोड़ना जो हुआ वो अटैच करना, मतलब एकदम चिपका के उसको एक बना देना, ये हुआ जोड़ना। ठीक है। जैसे राजमिस्त्री ईंट जोड़ता है। ठीक है। मिलाना क्या हुआ? जैसे आप पानी में चीनी घोल देते हैं तो वो मिलकर क्या बन जाता है? शरबत। पानी में आप चीनी को मिलाते हैं, जोड़ते नहीं हैं। ठीक है। संधि में क्या होता है कि हम चीज़ों को जोड़ते हैं, एक साथ कर देते हैं, उसको जोड़कर एक बना देते हैं। और समास में हम चीज़ों को मिलाकर एक बनाते हैं। सबका अपना अपना अस्तित्व उसमें होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है वैसा। तो संधि जब हो जाता है, जैसे रमा जोड़ ईश हमने संधि किया तो ये बन गया रमेश। फिर जब इसको हम अलग करेंगे, समास में मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि उसमें क्या क्या कहते हैं, उसके आलोक में देखिएगा इस बात को कि रमा जोड़ ईश में हम आ और ई को मिलाकर ए बनाते हैं और ये रमेश बन गया। फिर जब इसको अलग करेंगे तो हम फिर रमा जोड़ ईश लिखेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विच्छेद। ठीक है। ये हो गया संधि और ये हो गया संधि का विच्छेद। ठीक है।
अब इसको ऐसे समझिए कि संधि में संधि करते हैं, ठीक है, उससे एक शब्द बनता है और फिर उसको अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। जिसको हमने जोड़ा था उसको तोड़ दिया, एक दीवार बनाई गई उसको फिर तोड़ दिया गया। तो उसी तरह से संधि विच्छेद। यहाँ इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जोड़ने की क्रिया को संधि कहते हैं और तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। समास में क्या होता है? समास मिलाने की प्रक्रिया हो गई। मैं रुकिए इसको और अलग तरीके से करता हूं। जोड़ने की क्रिया संधि, ठीक है। तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि विच्छेद का मतलब तोड़ना होता है, विग्रह का मतलब अलग करना होता है। तो इसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो तोड़ने की क्रिया विच्छेद, अलग करने की क्रिया को विग्रह कहेंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये संधि में संधि होता है, जोड़कर संधि करने के बाद एक नया शब्द बनता है। और तोड़ने के बाद फिर वो अलग हो जाता है, जैसे कि रमा। एक ही उदाहरण सुन सुन के आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं कोई और उदाहरण देता हूं। महा ईश्वर, ये दो शब्द हैं। इसमें आ और ई का हम लोग संधि कर देंगे तो हो जाएगा महेश्वर। अब इसको महेश्वर बनाने के लिए हमने आ और ई को जोड़ दिया, तो आ और ई जोड़कर ए हो गया, तो ये महेश्वर हो गया। फिर इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा जोड़ ईश्वर। तो ये हो गया संधि से शब्द बना और फिर उसको विच्छेद किया, तोड़ दिया हमने उसको, फिर से उसी वर्ण को तोड़ दिया, ए को तोड़ दिया तो आ और ई बन गया, ठीक है। तो ये हो गया संधि। अब समास से अलग कैसे है? समास में जो जोड़ने यानी मिलाने की क्रिया होती है उसको कहते हैं समास, ठीक है। यहां जोड़ने की जगह मिलाने की क्रिया हो जाती है। मिलाने या एकत्र करने या संक्षेप करना, मिलाने की क्रिया समास है। उससे जो नया शब्द बना वो बन गया समस्त पद। पता नहीं क्यों हर बार मैं रॉ लिख देता हूं। समस्त पद बन गया। और फिर जब उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको अलग करेंगे, समास में अलग करेंगे, संधि में तोड़ेंगे, तो वो हो गया समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है
अलग करना। तो संधि और समास में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। संधि में दो वर्णों को जोड़ा जाता है, समास में दो शब्दों को मिलाया जाता है। संधि के परिणाम स्वरूप एक नया शब्द बनता है और समास के परिणाम स्वरूप एक समस्त पद बनता है, उसको समस्त पद कहते हैं, उसको शब्द नहीं कहते हैं। उसके बाद संधि को तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। समास को अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, ये आपका संधि और समास में अंतर स्पष्ट हो गया। इसमें और थी बातें कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है। जैसे कमल नयन शब्द है, आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आता है तो मुझे जो समझ में आता है मैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। कमल नयन एक शब्द है, ये दोनों में हो सकता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों। कैसे हो सकता है, तो इसमें अंतर क्या होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान या विशेष्य होता है, उसकी विशेषता पहला पद बता रहा होता है। जैसे कि महान है जो वीर, उस वीर की विशेषता बता रहे हैं कि वो महान है। या कमल जैसा कमल जैसे नयन, यानी वो आँख जो है वो कमल के जैसा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है या उपमा दे रहा है कहिए। लेकिन जब वही बहुव्रीहि में प्रयोग होगा तो होगा महान है जो, मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या, नहीं, हाँ, महान है महावीर, अच्छा महात्मा है, मैंने महावीर लिख दिया था इसलिए इसमें से उसमें हो रहा है। खैर, हम लोग अभी कमल नयन की बात कर रहे हैं। कमल जैसे नयन लिख कर समझाता हूँ। कमल जैसे नयन, तो ये आँख जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं कि कमल जैसा है। ठीक है, उपमा देना भी इसको कहते हैं, लेकिन ये कमल जैसा है तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय है। लेकिन वही अगर कहेंगे कमल जैसी आँखें हैं जिसकी, यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है, एक सामान्य बात नहीं हो रही। यहाँ किसी विशेष के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसकी आंखें कमल के जैसी है। आँख की बात नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसकी आंखें कमल के जैसी है, किसी जीव की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास होता है जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबा हो उदर जिसका, तो किसी भी लंबे पेट वाले को आप लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन जब हम गणेश की बात करते हैं, अर्थात गणेश, या ऐसे बोलेंगे कि लंबा है उदर जो पेट लंबा है उसको लंबोदर कहेंगे। लेकिन जिसका पेट लंबा है तो ये किसी तीसरे की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी तरह से महान है जो आत्मा, तो उन आत्माओं की बात हो रही है जो महान है, तो वहाँ वो कर्मधारय समास है। लेकिन महान है आत्मा जिसकी, किसी एक की बात हो रही है कि उसकी आत्मा बड़ी महान है, तो वो फिर बहुव्रीहि हो जाएगा। अर्थात दोनों पद मिलकर अगर तीसरे की ओर संकेत, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे हिम का घर तो फ्रिज भी होता है, उसमें भी बर्फ़ रहता है, या कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बर्फ़ रहता है। तो लेकिन जब हम हिमालय की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से तीसरे किसी की ओर अगर संकेत हो रहा है तो वो बहुव्रीहि समास है।
ठीक है। तो इसी तरह से फिर द्विगु और द्विगु समास में भी कई सारे हैं, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, पंचमुख। ये ऐसे शब्द हैं जो द्विगु हैं नियम के अनुसार। पहला पद संख्यावाची विशेषण है, लेकिन दूसरा पद जो है उसकी विशेषता वो विशेष्य है। लेकिन जब बहुव्रीहि में आता है, तो जब हम विष्णु की बात करते हैं, भगवान विष्णु की चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो वहाँ वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर उसका अर्थ विष्णु निकल रहा है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अन्यथा वो द्विगु समास होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आपको समास विग्रह और समास पहचानने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए इनका अभ्यास करना होगा, जिससे आप पहचान पाएंगे। एक बार हम लोग मोटे तौर पर परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति का लोप होता है, जो आपने कारक पढ़ा होगा उसकी विभक्तियों का लोप होता है, वो हो गया तत्पुरुष समास। इसके 6 प्रकार हैं। इसके हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। 7 प्रकार है। एक नए भी है। नए तत्पुरुष होता है जिसमें नहीं होने का बोध होता है, जैसे अनादि, अनिच्छा, अन्याय, अधीर, इस तरह के जो जिसमें 9 का पहला जो पद होगा वो 9 का बोध कराएगा, वो हो गया नए समास। बाकी सब आसान है, आप कर्ता के विभक्तियों के हिसाब से इसमें देख लीजिए कि किसमें छुपा हुआ है, वो हो गया। कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य और उपमेयोपमान कर्मधारय होता है, जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। द्विगु में पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। बहुव्रीहि में दोनों शब्द मिलकर, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करेंगे, यानी कोई तीसरा अर्थ बताएंगे। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होगा और वो पूरे शब्द को ही, पद को ही अव्यय बना देगा, जैसे आजन्म, आजीवन, आमरण, ये सब। यथोचित, यथा समय, यथाशक्ति, ये सब है। तो इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पारंगत हो पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे समस्त पद ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस किस में आप अटक रहे हैं। फिर उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और मैं आपको पहचान बता सकता हूँ कि इसमें क्या इसकी पहचान है और ये क्यों बहुव्रीहि है, या क्यों कर्मधारय है, क्यों तत्पुरुष नहीं है, क्यों द्विगु है। ये सब बातें तब हो पाएंगी ठीक से जब आप उस पर प्रश्न करेंगे। आप उसको करेंगे जब अभ्यास, आपके मन में जो शंकाएं आएंगी आप मुझसे पूछेंगे, तब विस्तार से उस पर और बात हो सकेगी और आप इसको पहचान पाएंगे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है। इनको आप कीजिए, इनको पहचानिए, इनको लिखिए और जो भी दिक्कतें आती है उसको नोट करते जाइए। फिर वो मुझसे पूछिए आप, तब हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से समास का हम लोगों ने एक बार सरसरी तौर पर पुनरावलोकन कर लिया है। अब निर्भर करता है कि आपको कितनी दिक्कतें इसमें आती हैं। बाकी जो चीज़ें मेरी समझ में आई मैंने आपको लगभग बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले दिन फिर देखते हैं और कुछ और चीज़ें करेंगे हम लोग। एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठा कीजिए, जिससे कि आप चीज़ों को नोट कर सकें। किताब के साथ नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठा कीजिए। बाद में उतना नहीं हो पाता है, जब आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे कि मैंने क्या क्या कहा करने के लिए, तो आप बाद में उसको कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर रखा कीजिए साथ में। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।